हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है आपके प्लेसेंटा। तो आज हम बात करेंगे किसकी? प्लेसेंटा की बात करेंगे, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि प्लेसेंटा आपके दोनों टिश्यू से मिलकर बनी है, मतलब मैटरनल टिश्यू एज वेल एज फीटल टिश्यू, दोनों टिश्यू के मिलने से आपके प्लेसेंटा बनती है। और आज हम प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ में उसका फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ हेडिंग डालिए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और यहाँ पर मैंने उसका डायग्राम दिखाया आपको, ये मैंने आपको दिखाया फीटस, ओके। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर आप, ठीक। और ये मैंने प्लेसेंटा को आपका, ये मैंने प्लेसेंटा का फीटल पार्ट दिखाया और ये है आपके मैटरनल पार्ट। तो ये है मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा के मैटरनल टिश्यू हैं और ये प्लेसेंटा के आपके फीटल टिश्यू हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा आपके मैटरनल और फीटल दोनों टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा फीटस से कनेक्टेड है बाय अ कॉर्ड, और इस कॉर्ड को आप बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड को आप क्या बोलते हैं? इस कॉर्ड को आप बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ये करती क्या है? कनेक्ट प्लेसेंटा विथ फीटस, ठीक है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड इस प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करती है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 वेसल्स होती हैं, 3 ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि इसके अंदर आपकी एक वेन होती है, एक वेन है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 वेन। और आप देखेंगे इसके अंदर आपको 2 आर्टरी दिखेंगी, 2 आर्टरी है। तो आप लिखेंगे 2 आर्टरी, 2 आर्टरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो कुछ कुछ पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसा है। जैसे वहाँ पर आपके पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर वेन, वेन आपके ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और आर्टरीज आपकी कैरी करती हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले कि प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा आप देखिए, मदर के टिश्यू और फीटस के टिश्यू आपस में स्ट्रक्चरली कनेक्टेड हैं। तो आप कहेंगे कि प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चर कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में, ठीक। और दूसरी चीज़ देखिए, अब प्लेसेंटा एक हार्मोन की तरह काम करती है, सॉरी, प्लेसेंटा आपकी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और हार्मोन छोड़ती है। और ये हार्मोन आपके फीटस के फंक्शन को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा आपके स्ट्रक्चर कनेक्शन के साथ साथ ये आपके फंक्शनल कनेक्शन भी है मदर और फीटस के बीच में, ओके। तो आप लिखेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, फीटस कह लीजिए या एम्ब्रियो कह लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कहा कि देखिए दोनों के स्ट्रक्चर्स आपके कनेक्टेड हैं, फीटस के टिश्यू और मदर के टिश्यू आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर कनेक्शन। और आप देखेंगे प्लेसेंटा हार्मोन छोड़ती है, वो फीटस के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये फंक्शनल कनेक्शन भी हो गया। तो आप लिखेंगे क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा आपके ध्यान से देखिए करती क्या है। तो आप देखिए फीटस अंदर ब्रीथ तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके लंग्स अभी फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो अंदर आपके ब्रीथिंग तो कर नहीं रहा, नहीं वो आपके हाथों से या आपके मुंह से कुछ खा रहा है। तो उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन फीटस को कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन फीटस को कहाँ से मिलता है, ये आप ध्यान से देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये है मैटरनल ब्लड वेसल्स,
ठीक। तो आप देखेंगे मैटरनल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके डिफ्यूज कर जाते हैं किसमें, वेन में, मतलब एम्बिलिकल वेन में, और फिर वेन से आपके जाते हैं कहाँ पर, फीटस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा ही सप्लाई करती है क्या, प्लेसेंटा सप्लाई करती है ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू फीटस। ठीक है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्लेसेंटा ही सप्लाई करती है फीटस को। और सुनिए, अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट फीटस इस्तेमाल करेगा और मेटाबॉलिज्म के बाद इसमें बनेगा क्या, आपके वेस्ट, जैसे CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट और CO2 ये आपके फीटस से कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके एक्सक्रीशन के लिए प्लेसेंटा में। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा आपके रिमूव कर देगी क्या, इसमें से CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू इट्स आर्टरीज। ओके, चलिए, तो ये आपकी रिमूव भी करती है, रिमूव CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, और ये CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट अब मैटरनल ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और इसको मदर एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप बताइए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में आपके क्या डिफरेंस है। तो ध्यान सुनिए, एकदम इसको ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए आप घर पर आए और जल्दी जल्दी में आपने गंदे हाथों से खाना खा लिया और जो हाथों में आपके बैक्टीरिया थे वो आपके अंदर चले गए। अब फिर भी आप बीमार नहीं पड़े, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई उन बैक्टीरिया के खिलाफ और उन बैक्टीरिया को किल कर दिया। ठीक है, तो अब आपकी बॉडी ने बनाई है एंटीबॉडीज़, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने काम किया। तो ऐसी इम्यूनिटी को आप क्या बोलते हैं, आप एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसी इम्यूनिटी को आप क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, जहाँ पर आपकी बॉडी ने मेहनत करके काम करके एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। ओके, लेकिन अगर आप क्या करें, मार्केट से जाकर के एंटीबॉडी ले लें, तो जहाँ पर आपने बाहर से एंटीबॉडी ले ली, आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, तो ऐसी एंटीबॉडी को आप क्या बोलते हैं, ऐसी इम्यूनिटी को आप क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखेंगे कि मदर के ब्लड से कुछ एंटीबॉडीज फीटस के ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो आप देखेंगे प्लेसेंटा के थ्रू आपके मदर के ब्लड से कुछ एंटीबॉडी, सब नहीं जा सकती क्योंकि ज़्यादातर का साइज बड़ा होता है, IgG टाइप की जो छोटी एंटीबॉडी है वो डिफ्यूज कर जाती है मदर के ब्लड से फीटस में। ओके, और ये एंटीबॉडी फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो फीटस के लिए, क्योंकि फीटस ने खुद नहीं बनाई है ये उसको फ्री में मिली है, माँ से मिली है, तो इसके लिए ये क्या हो गई, पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कि IgG एंटीबॉडी, आप यहाँ लिखेंगे IgG एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस। ठीक है, ये फीटस को आपकी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। पैसिव क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर फीटस ने खुद, फीटस की बॉडी ने खुद आपके एंटीबॉडी नहीं बनाई, उसको फ्री में मिली है, प्लेसेंटा से मिली है। ठीक है, मदर से मिली है। ओके, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, और एम्बिलिकल कॉर्ड आप देखेंगे कि एम्बिलिकल कॉर्ड से चीज़ें आपके फीटस से जा भी सकती हैं और फीटस में आ भी सकती हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, हेल्प ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम प्लेसेंटा, टू एंड फ्रॉम फीटस। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आप देखेंगे प्लेसेंटा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। और इससे आप देखेंगे कि ये प्लेसेंटा क्या करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू फीटस और रिमूव करती है CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम फीटस। कुछ एंटीबॉडीज जैसे IgG टाइप, तो IgG टाइप एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है और क्रॉस करके आपके फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, और आप देखेंगे फीटस और प्लेसेंटा आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स हैं, दो आपके आर्टरी हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और एक आपके क्या है, वेन, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। ओके, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा की। ओके, तो अब बात करते हैं आपके हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा की। तो आप देखिए कि प्लेसेंटा भी आपके एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और हार्मोन्स
सीक्रेट करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आपके हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा मैंने हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा भी आपके एक्ट करती है कैसे, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। ठीक है, तो ये भी आपके एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और हार्मोन छोड़ती है। ठीक है, तो हार्मोन देखिए कौन कौन से प्लेसेंटा छोड़ती है। तो ये छोड़ती है आपके HCG, और HCG आप जानते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और आप जानते हैं कि HCG LH की तरह काम करता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, चलो और दूसरा देखिए HPL। HPL का मतलब है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ठीक है, तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है लैक्टोजन, तो ये लैक्टोजेनिक होती है और ये करता क्या है कि ये आपके मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ओके, तो फिर किताब में कुछ दिया नहीं है तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। ओके, और ध्यान से देखिए रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन को आप ध्यान से देखिए, तो आप देखिए किताब में लिखा है कि रिलैक्सिन ऑल्सो सीक्रेटेड बाई ओवरी। रिलैक्सिन आपके ओवरी भी सीक्रेट करती है, प्लेसेंटा तो करती है और प्लेसेंटा के अलावा ओवरी भी इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ऑल्सो सीक्रेटेड बाई ओवरी, तो ओवरी भी इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, तो आप देखिए कि रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाई एक बोन, और इस बोन का नाम क्या है, ये इस बोन को आप बोलते हैं देखिए ये जो बोन है आपके, इनको आप बोलते हैं कॉक्सल बोन। ठीक है, कॉक्सल बोन या हिप बोन, ये आपके हिप की बोन है। ठीक है, तो ये बोन कुछ इस तरह से होती है। ओके, तो ये जो आपके दिख रही है ये आपके पोस्टीरियर साइड है, और ये जो साइड है आपके ये एंटीरियर साइड है, आगे वाली साइड है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो एंटीरियर साइड है इसकी, तो एंटीरियर साइड पे ये दोनों बोन्स आर्टिकुलेटेड होती हैं, जॉइंट होती हैं। ये जॉइंट होती है किससे, ये जॉइंट होती है एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट से। ठीक है, तो ये आपके एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपके रिलैक्सिन होता है, ये रिलैक्सिन आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। तो जब प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स हो जाएगा तो ये जो आपके पेल्विक रीजन है ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, और पेल्विक रीजन थोड़ा सा ब्रॉड हो गया तो अब आपके पार्चुरेशन आसान हो जाएगा, मतलब ये पार्चुरेशन को फैसिलिटेट करवाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन आपकी करता क्या है कि ये आपके किस पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, और प्यूबिक सिम्फाइसिस को ये रिलैक्स करा देगा, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जब रिलैक्स हो गया तो आपके पेल्विक रीजन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, और ये वाइड हो गया तो अब आपके जो फीटस है वो आराम से पास हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये आपके फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटेट करता है किसको, पार्चुरेशन को, ये आसान करता है किसको, पार्चुरेशन को, पार्चुरेशन को। ठीक है, तो पार्चुरेशन कह लीजिए आप, या कह लीजिए चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ये आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, किताब में लिखा है आपके कि ये तीनों हार्मोन सिर्फ फीमेल में प्रेगनेंसी में ही मिलते हैं। ठीक है, अभी आपके समझ में आएगा क्यों। तो आप लिखेंगे प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तीनों हार्मोन रिलैक्सिन, HPL, HCG, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में। ठीक है, और देखेंगे बाकी हार्मोन जैसे आपके प्लेसेंटा और क्या छोड़ती है, प्रोजेस्टेरॉन छोड़ती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन आपके नॉर्मली भी फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपके ओवरीज प्रोड्यूस करती है, ओवरीज सीक्रेट करती है। ठीक है, और देखिए जैसे आपके
कॉर्टिकोट्रॉपिक कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर नॉर्मली भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इसको प्लासेंटा भी रिलीज करती है, ठीक है। तो नॉर्मली आपके ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाता है क्या, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एडिनल ग्लैंड के आउटर रीजन पे, कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करके कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। तो इसका रोल आपके हम पार्चुरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और भी देखिए हार्मोन छोड़ता है प्लासेंटा, जैसे आपके ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन ये आपके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह काम करता है और फीमेल के थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 का प्रोडक्शन करवाता है और T3 और T4 आपके फीमेल में मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि फीटस की ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में, ओके। तो ये आपके हार्मोन लिखे मैंने प्लेसेंटा के, जो आपकी NCERT में दिए हैं, ओके। और ध्यान से देखिए प्रोजेस्टेरॉन के बारे में एक बात लिखी है यहाँ पे। तो प्रोजेस्टेरॉन आप देखेंगे कि फीमेल में ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाया और इसमें मैंने आपको दिखाया क्या, सर्विक्स, ठीक है, ये क्या है आपके सर्विक्स है। तो आप देखेंगे कि ये प्रोजेस्टेरॉन आपके सर्विक्स पे एक्ट करता है, ठीक है, और सर्विक्स पे एक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्विक्स का जो म्यूकस है, इस म्यूकस को ये थिक कर देता है, ठीक है। तो म्यूकस को ये काफ़ी थिक कर देता है। तो आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है कि ये थिक करता है, थिक सर्वाइकल म्यूकस, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, ठीक है। और ये आपके इतना थिक कर देगा कि एक तरीके से आपके सर्विक्स ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, म्यूकस प्लग बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, म्यूकस प्लग। तो ये क्या है आपके, ये म्यूकस प्लग है, म्यूकस प्लग मतलब होता है कि कोई भी आपके ब्लॉकेज, ठीक है, कोई भी आपकी ऐसी चीज़ जिससे आप किसी चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्लग है, म्यूकस प्लग है। और आप देखेंगे म्यूकस प्लग से फ़ायदा ये होगा कि वजाइना के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो आपके अंदर यूट्रस में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये म्यूकस प्लग करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है माइक्रोब एंट्री इन यूट्रस, ठीक है। तो फीटस में, मतलब यूट्रस में जो फीटस है वो आपके प्रोटेक्टेड रहेगा इसकी वजह से, ठीक है। चलिए, और प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब पार्चुरेशन के टाइम पे यही आपके ब्रेक कर जाता है, जिसको आप वाटर ब्रेक वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आपकी प्लेसेंटा के हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों सिर्फ प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होते हैं। बाकी आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन और कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन ये आपके नॉर्मली भी फीमेल में होते हैं और ये आपके ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन ये आपके कुछ TSH जैसा होता है, ठीक। और ये आपके TSH की तरह होता है और एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड से आपकी T3 T4 का प्रोडक्शन करवाता है, ओके। चलिए, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे की, तो आप यहाँ तक ले लीजिए। तो अब इसमें थोड़ा सा हम एक लाइन और ऐड करेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड करेंगे इसमें। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि किताब में लिखा है कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन increase several fold का मतलब है कि मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सेवरल मतलब कुछ और फोल्ड मतलब टाइम्स, ठीक है। तो आप देखेंगे इन सारे हार्मोन्स का, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, थायराइड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, इन सब का लेवल प्रेगनेंसी में नॉर्मल लेवल से
नॉर्मल लेवल से आपके ज़्यादा होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, असेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप देखेंगे कि थायराइड हार्मोन फीमेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक चेंज इन मदर, तो मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंज भी आपके थायराइड हार्मोन ही लेके आता है। और आप देखेंगे कि ये आपके प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, तो आप जानते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये आपकी एक एनसीईआरटी की लाइन है जो हमने इसमें ऐड कर दी। ओके, तो यहाँ तक देखा आपने। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो सेवरल फोल्ड इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इन सब का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फीटल ग्रोथ के लिए, फीटल के डेवलपमेंट के लिए। और आप देखेंगे कि ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मेटाबॉलिक चेंज इन मदर, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये आपके रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस की एम्ब्रियो डेवलपमेंट के। ओके, तो आप ये लिख लीजिए। तो बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और देखेंगे कि कौन कौन से मंथ में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और यहाँ लिखिए आपके मंथ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट मंथ में, मतलब फर्स्ट मंथ के बाद आपके एक महीना खत्म होने के बाद आपके क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे हार्ट फॉर्म्ड, ठीक है। तो फीटस का एक महीने में आपके फीटस का हार्ट बन जाता है और उसकी आप हार्ट बीट भी सुन सकते हैं यूजिंग स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप से आप उसकी हार्ट बीट भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप सुनेंगे हार्ट साउंड कैन बी हर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप से आप हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अब आप देखेंगे सेकंड मंथ पूरा होते होते आप देखेंगे कि फीटस के आपके लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब हाथ पैर और उंगलियां बन जाएंगी, ठीक है। सेकंड मंथ होते होते आपके हाथ पैर और उंगली बन जाएंगी, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखेंगे थर्ड मंथ, ठीक है, 3 महीने का मतलब 12 हफ्ते, और 12 हफ्ते का जो पीरियड है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है आपके 9 मंथ की, ठीक। तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो आप देखेंगे इसमें आपके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। और ये आपके 3 महीने बाद कौन सा होगा, ये होगा आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये होगा आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 3 महीने के बाद 12 हफ्ते के बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बल्कि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम। तो ये आपके ज़्यादातर बड़े बड़े ऑर्गन सिस्टम्स आपके बन जाएंगे। जैसे आप देखेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये आपके बन जाएंगे। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर ही आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी कि एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जैसे मेल में आपके पीनिस स्क्रॉटम, ये भी आपके वेल डेवलप हो जाएंगे, वेल डेवलप्ड। ओके, और 4 देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर 5th मंथ के टाइम पर, ड्यूरिंग 5th मंथ पे आप देखेंगे कि फीटस के सर पे आपके क्या आ जाएंगे, बाल, आपको फीटस के सर पे बाल दिखेंगे। और जब बाल आ जाएंगे तो बालों को सही करने के लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट मूवमेंट, तो आप देखेंगे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। तो फीटस का फर्स्ट मूवमेंट आपके 5th मंथ में आपको
दिखाई देगा। तो पहले जो फीटस का फर्स्ट मूवमेंट आएगा वो 5th मंथ में आएगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि आपके बाल आएंगे 5th मंथ में, और बालों को सही करने के लिए वो अपना हेड्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट मूवमेंट आपको 5th मंथ में दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि 6 मंथ 6 महीने के बाद, यानी कि 24 हफ्ते के बाद, तो 24 हफ्ते के बाद आपके कितने ट्राइमेस्टर हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर। 2 ट्राइमेस्टर हो गए। 2 ट्राइमेस्टर के बाद आप देखेंगे कि फीटस की आई लैशेस बन जाएंगी, आई लैशेस फॉर्म्ड, ठीक है। आई लैशेस, ये जो आपके आइस के हेयर होते हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? आई लैशेस बोलते हैं, ठीक है। तो आई लैशेस फॉर्म, आईलिड सेपरेट, ठीक है। तो आईलिड मतलब ये जो आपकी आंखों के शटर्स हैं, ठीक है, जिससे आप आंखें बंद और खोलते हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं? ये भी आपके अलग हो जाते हैं और फीटस की आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। तो आईलिड सेपरेट, और आईलिड पे आप देखेंगे कि क्या आ जाएंगे? ये आंखों के आपके हेयर्स जो होते हैं, आई लैशेस, ये आ जाएंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे हेयर ऑन होल बॉडी, और पूरी बॉडी आपके हेयर से कवर हो जाएगी। होल बॉडी, पूरी बॉडी आपके हेयर से कवर हो जाएगी, हेयर ऑन होल बॉडी, ठीक है। और आप देखेंगे 9 महीने के बाद, आफ्टर 9th मंथ, ये आपके क्या हो जाएगा? फुल्ली डेवलप हो जाएगा। ये आपके फुल्ली डेवलप हो जाएगा, फुल्ली डेवलप, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आसान है याद करना। तो फर्स्ट मंथ में आप देखेंगे क्या बनेगा? फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, और हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। सेकंड मंथ में आपके लिम्स, हाथ पैर और उंगलियां बन जाएंगी। थर्ड मंथ में आप देखेंगे, थर्ड मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपके मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे, जैसे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब आपके बन जाएंगे, ठीक। और इसी के अलावा आप देखेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी वेल डेवलप हो जाएगा। फिर आपके 5वें महीने में सर पे बाल आ जाएंगे, और फर्स्ट मूवमेंट आपको फील होगा 5th मंथ में फीटस का, ठीक। और आप देखेंगे 6 महीने या 6 मंथ के बाद, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद, आप देखेंगे कि आई लैशेस आ जाएंगे, आंखों पे जो बाल होते हैं आई लैशेस आ जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, और आपकी पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाएगी। और 9 महीने के बाद आपकी ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे एक सवाल है कि मोस्ट वर्निरेबल ट्राइमेस्टर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब आप देखेंगे डॉक्टर सबसे ज़्यादा अवॉइड कब कहेंगे फीमेल को दवाइयाँ, जो बाहर के आपके मेडिसिन हैं उनसे दूर रहने के लिए? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसी टाइम पे आपके बॉडी में डिफ्रेंसिएशन चल रहा है, तो ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं, और उस टाइम पे आप कोई बाहर के केमिकल्स लेंगे तो उनका आपके असर हो सकता है इस डिफ्रेंसिएशन पे, ऑर्गेनोजेनेसिस पे। तो इस केसेस में आपके फीटस की एबनॉर्मलिटी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना लें, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये आप लिख लीजिए। चलिए, तो अब बात करेंगे आपके टॉपिक के, चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, ओके। और टॉपिक का नाम है आपके पार्चुरेशन, ठीक है। तो समझते हैं कि पार्चुरेशन किसको बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, पार्चुरेशन बोलते हैं आपके द डिलीवरी ऑफ फीटस के प्रोसेस को, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस के डिलीवरी के प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप क्या? प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, ओके। तो फीटस के डिलीवरी के प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, ओके। और इंग्लिश में आप इसको चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब किताब कहती है कि ये एक आपके कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। इसका क्या मतलब है हम समझेंगे आगे, ठीक है। अभी आप सिंपली याद रखिए कि ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ओके। तो ध्यान से देखिए, अब आपसे मैंने पूछा कि पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तो आप कहेंगे कि ये आपके फुल्ली डेवलप फीटस, यानी कि जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो खुद ही सिग्नल देता है बाहर आने का। इसके साथ में आपके
प्लेसेंटा भी सिग्नल स्टार्ट करती है, ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या, सिग्नल ऑरिजिनेट फ्रॉम, बताइए कहाँ से, तो सिग्नल ऑरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, ठीक है, एंड प्लासेंटा। ओके, तो सिग्नल ऑरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो जब आपके फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा जब सिग्नल देंगे तो इस सिग्नल से क्या होगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होंगे। और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, आपके इस सिग्नल से आपके इंड्यूस होगा क्या, इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को आप क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि जब आपके फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा सिग्नल देंगे तो उस सिग्नल से आपके माइल्ड मतलब होता है लाइट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और लाइट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। चलिए अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा प्रेगनेंसी के टाइम पर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर आप देखेंगे कि प्लासेंटा की वजह से आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ठीक है, आप जानते हैं कि प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन छोड़ती है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मदर के ब्लड में काफ़ी हाई रहेगा। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल इनहिबिट करेगा क्या, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेस्टेरॉन आपके प्रिवेंट करता है क्या, ये प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर डिलीवरी, यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी को प्रिवेंट करता है। तो पूरी प्रेगनेंसी में जब आपके प्लेसेंटा इंटैक्ट है तो इस प्लेसेंटा से आपके प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, और प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल मदर के ब्लड में रहेगा, तो उससे आपकी क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट रहेंगे, जिससे आपके वक्त से पहले यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब आपके ये प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाएगा, यानी कि जब जेस्टेशन खत्म हो जाएगा, तो जेस्टेशन के लास्ट पे जब ये प्लेसेंटा वीक हो जाएगी, उस टाइम पर आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, और तब जाकर के आपके स्टार्ट होगा क्या, तब जाके आपके स्टार्ट होगा पार्चुरेशन का प्रोसेस। ओके, तो आप लिखिए इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये आपके पार्चुरेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम पूरा प्रोसेस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में समरी में कुछ हार्मोन के बारे में दिया है, जैसे कॉर्टिसोल है ना, ईस्ट्रोजन, तो हम समझेंगे कि इनका रोल पार्चुरेशन में कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जब जेस्टेशन पूरा आपके ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जेस्टेशन मतलब आपके जो प्रेगनेंसी का टाइम है, जो आपके 9 मंथ्स हैं, जब आपके खत्म होने वाले होंगे, तब आपके क्या होगा, प्लेसेंटा आपके वीक हो जाएगा। तो प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, आपके वीक, प्लेसेंटा हो जाएगा आपके वीक। और आप बताइए, प्लेसेंटा आपके वीक हो गया तो इससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपके घट जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपके डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है कि पार्चुरेशन के टाइम पे, एट पार्चुरेशन, या कह सकते हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जब आपके कंप्लीट होने वाली है, तब आपके ईस्ट्रोजन बाई प्रोजेस्टेरॉन रेशियो ये आपके बढ़ेगा या घटेगा, बताइए, ये बताइए। तो आप जानते हैं कि पार्चुरेशन के टाइम पर, यानी कि टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ई बाई पी रेशियो आपके बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपके प्लेसेंटा वीक हो जाएगी, और प्लेसेंटा वीक हो गई तो जिसकी वजह से आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो आप देखेंगे
ईस्ट्रोजन बाई प्रोजेस्टेरॉन रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप देखिए कि ये प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है आपके, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, और आप देखेंगे यही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो गया तो फीटस के लिए ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ठीक है, तो यही आपके प्रोजेस्टेरॉन इस प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही कम हो गया तो फीटस के लिए ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। फीटस के लिए ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे क्या होगा कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा तो फीटस के हाइपोथैलेमस से, ये है आपकी क्या, फीटल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो फीटस के हाइपोथैलेमस से क्या होगा, फीटस के हाइपोथैलेमस से क्या होगा, ये आपकी क्या है, फीटस का हाइपोथैलेमस। फीटस के हाइपोथैलेमस से आपके एक हार्मोन निकलेगा, इसको आप बोलते हैं CRH। ठीक है, तो ये CRH क्या है, CRH है आपकी क्या, कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके जाके एक्ट करेगा कहां पर, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के एक्ट करेगा। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाएगा क्या, ACTH, मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि जब आपके प्रेगनेंसी के टाइम, जब प्रेगनेंसी आपके कंप्लीट होने वाली होगी तब आपके देखेंगे प्लेसेंटा वीक हो जाएगा, और प्लेसेंटा वीक हो गया तो आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो ये फीटस के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में फीटस के हाइपोथैलेमस से निकलेगा आपके क्या, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करेगा कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से निकलवाएगा क्या, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ओके। अब आप आगे देखिए, तो ये ACTH, ये जो ACTH है आपके, ये फीटस के किडनी के ऊपर एक हार्मोन है, किडनी के ऊपर आपके एक हार्मोन है, सॉरी ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का नाम है आपके, ये आपके मान लीजिए किडनी है, ये फीटल की किडनी है, और ये मान लीजिए आपके एड्रीनल ग्लैंड है। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको आप बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर के ये ऐड करेगा, देखो नाम इसका ऐसा है ना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके ऐड करेगा, और कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलवाएगा, दो हार्मोन निकलवाएगा, एक निकलवाएगा ये आपके कॉर्टिसोल। ठीक है, आप जानते हैं कॉर्टिसोल क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपके क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि फीटस आपके स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, फीटस आपके स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, इसी वजह से आपके ये कॉर्टिसोल निकला। और दूसरा हार्मोन है आपके DHEA। ठीक है, इसको आप पूरा लिखेंगे क्या, डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन, एपीएंडोस्ट्रोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन, एपीएंडोस्ट्रोन। ठीक है, तो डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन। तो आप देखेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलेंगे, कॉर्टिसोल और डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन। अब ये कॉर्टिसोल का रोल देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपके फीटस यानी कि बच्चे जब पैदा होता है तो आप देखेंगे उसके लंग्स कोलैप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अंदर तो सांस ले नहीं रहा है तो उसके लंग्स कोलैप्स हैं। अब आप देखेंगे बर्थ के बाद उसको सांस लेनी है, तो अब उसके एल्वलाई एक्सपेंड करते हैं, खुलते हैं, तो उन एल्वलाई को खोलने के लिए कॉर्टिसोल रेस्पॉन्सिबल है। तो जब वो खुलेंगे आप देखेंगे कि फीटस को पेन होगा, बेबी को पेन होगा, और पेन होगा तो वो आपके रोएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ओपन एल्वलाई, ये आपके एल्वलाई को ओपन करवाता है। ठीक है, लंग एल्वलाई। चलिए अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन को, तो आप देखेंगे डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन, डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्ट्रोन को प्लसेंटा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। तो ये प्लासेंटा आपके डाईहाइड्रोक्सी एपेंडोस्ट्रोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब यह ईस्ट्रोजन का बहुत मेन रोल है, इसके ईस्ट्रोजन के रोल को हम समझेंगे। पहले आप यहाँ तक लिखिए, ओके, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, इसको आप लिखिए। चलिए तो अब बात करते हैं ईस्ट्रोजन के रोल की, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि ऑक्सीटोसिन तो नॉर्मली भी फीमेल में होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन होता ही है। तो ऑक्सीटोसिन आपके पूरी प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं करवा रहा? तो आप देखेंगे क्योंकि यूट्रस में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बनते हैं आपके लास्ट में इस ईस्ट्रोजन से, ठीक है। तो आप देखेंगे इस ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ये जो ईस्ट्रोजन आपके बना है ये आपके क्या करवाता है, मेक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनवाता है कहां पर, ऑन यूट्राइन वॉल पर, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर आ जाएंगे तो अब ऑक्सीटोसिन इस यूट्राइन वॉल पे एक्ट कर सकता है और इसका कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, ठीक है। और दूसरी देखेंगे आप, इस ईस्ट्रोजन की वजह से ये ईस्ट्रोजन आपके स्टिमुलेट करता है किसको, यूट्राइन वॉल को, और यूट्राइन वॉल से निकलवाता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो ईस्ट्रोजन है ये ईस्ट्रोजन एक्ट करता है किस पे, ये ईस्ट्रोजन एक्ट करता है आपके यूट्राइन वॉल पे, और यूट्राइन वॉल से निकलवाता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन आपकी प्लेसेंटा से भी निकलता है वैसे, लेकिन आप देखेंगे ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका रोल क्या है। तो आप देखिएगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जो आपके माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जो आपके माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर फीडबैक से आप चीज़ें चलती रहेंगी। जब आपके एक बार माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इससे आपके सिग्नल पहुंचेगा कहाँ पर, मदर के हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये है आपके मैटरनल मतलब मदर का मैटरनल हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये आप देखेंगे क्या, ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपके जब माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से आपके सिग्नल जाएगा कहाँ पर, मदर के हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से आपके कहाँ जाएगा सिग्नल, ये हाइपोथैलेमस पर गया सिग्नल, और अब सिग्नल जाएगा आपके कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा आपके क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये ऑक्सीटोसिन आपके विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा किसके, एंडोमेट्रियम के, सॉरी मायोमेट्रियम के, ओके। तो अब आप लिखेंगे ये करवाता है क्या, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम आप समझते होंगे कि मायोमेट्रियम आपके जो बीच की लेयर है, बीच की जो स्मूथ मसल लेयर है यूट्रस की, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम आपके बीच की स्मूथ मसल लेयर होती है, ओके। तो अब आप देखेंगे ये ऑक्सीटोसिन करता क्या है, ये ऑक्सीटोसिन विग्रस मतलब होता है आपके स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन से आपके और ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी तो फिर उसकी वजह से आपके और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन तो और कॉन्ट्रैक्शन तो और स्टिमुलेशन, और ये आपकी साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है अराउंड 12 to 24 आवर्स का चलता रहता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे, और फाइनली क्या होगा, फाइनली आप देखेंगे क्या होगा, फाइनली एक्सपल्शन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस,
ये फुल्ली डेवलप फीटस का एक्सपल्शन हो जाएगा। एक्सपल्शन मतलब होता है आपके निकलना, रिलीज होना, ठीक है। फुल्ली डेवलप फीटस, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आप देखेंगे कि जो आपके फीटस निकलेगा, ठीक है, तो आप देखेंगे फीटस या बेबी बेबी with placenta and umbilical cord come out, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फाइनली क्या होगा कि जब ये निकलेगा तो बेबी के साथ में प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड भी आएगी साथ में, ठीक है। बेबी के साथ में आपकी प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड भी आएगी, जिसको आप देखेंगे कि डॉक्टर आपके एम्बिलिकल कॉर्ड को काट देंगे और प्लेसेंटा को अलग कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब किताब में आपके एक सवाल है, पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए इन दो क्वेश्चन की बात करेंगे, पार्चुरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आपकी किताब का है और पहले सवाल में लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, यानी कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स फीमेल्स में क्या देते हैं डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए। तो ध्यान से देखिए कि होता क्या है कि सम फीमेल्स में आपके पूरे जेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद भी, यानी कि 9 महीने होने के बाद भी आपके डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है, किसी वजह से आपकी डिलीवरी नहीं होती है। तो उस केस में आपके डॉक्टर्स आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। या मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी माइल्ड है, कॉन्ट्रैक्शन आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस केस में भी आपके डॉक्टर्स आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन यानी कि पिटोसिन देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, पिटोसिन क्या है आपके, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन given to some female to induce parturition, ठीक है, टू इंड्यूस पार्चुरेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन कौन से हार्मोन्स है जो आपके पार्चुरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो आप देखेंगे पहला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ये आपके पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन नेगेटिव रोल है इसका नेगेटिव रोल कैसे है कि ये आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि ये प्री मेच्योर पार्चुरेशन नहीं होने देता है। तो इसका रोल है लेकिन नेगेटिव रोल है, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन आपके इन्वॉल्व है पार्चुरेशन में। और आप जानते हैं ईस्ट्रोजन ही है जो आपके ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बनवाता है यूट्राइन पे, ठीक है, यूट्राइन वॉल पे। कॉर्टिसोल भी है, ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने बताया नहीं कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पार्चुरेशन क्यों है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपके न्यूरॉन से सिग्नल जाता है, न्यूरॉन से सिग्नल्स जाता है कहाँ पर, जब आपके फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तो आप देखेंगे कि न्यूरॉन से सिग्नल जाता है मदर की हाइपोथैलेमस में, और फिर हाइपोथैलेमस से आपके सिग्नल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है आपके ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो देखेंगे न्यूरॉन से सिग्नल गया माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद, न्यूरॉन से सिग्नल गया कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, तो न्यूरो हो गया। और एंडोक्राइन क्यों, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस पर सिग्नल गया तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला आपके क्या, हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इसलिए क्या बोला, एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है इसमें और न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो मैकेनिज्म कैसा हो गया आपके, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपके सारे ही हार्मोन इन्वॉल्व हैं पार्चुरेशन में, ओके। तो आप ये लिख लीजिए, ओके। चलिए तो अब हम चैप्टर को फिनिश करते हैं इसका लास्ट टॉपिक पढ़ के, चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ के, जिसका नाम क्या है, जेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आपके क्या, जेस्टेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जेस्टेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप सिंपली कहेंगे कि पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, यानी कि फीटस के या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो पीरियड है उसी को आप जेस्टेशन बोलते हैं। जो आप 9th मंथ पढ़ते हैं वो आपकी जेस्टेशन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं क्या, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, या आप बोल सकते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। चलो
अब बात करेंगे कि इसको आप सिंपली बोल सकते हैं क्या, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वही आपकी जेस्टेशन है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए कि जेस्टेशन को डिफाइन कैसे करते हैं डॉक्टर्स। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैंने बनाई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, थोड़ा यहाँ से लेते हैं, ओके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाई मैंने आपके सामने ये, और मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने ले ली आपके 28 डेज़ की, 28 डेज़ की, ठीक है, और मैंने मान लिया कि यहाँ पर आपके 14 डे पे ओवुलेशन हुआ और इसी दिन पे आपके फर्टिलाइजेशन हो गया, इसी दिन क्या हो गया, आपके फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर आपके जाइगोट बन गया। ठीक, और ये आपके फर्स्ट डे है, ये मान लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे, ठीक है, ये आपके मेंस्ट्रुअल फेज होगा। आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज का होता है कॉमनली, ठीक है, तो ये आपकी मेंस्ट्रुअल फेज है। अब ध्यान सुनिए, ये जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ये आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एक बार जाइगोट बन गया यानी कि प्रेगनेंसी हो गई तो फिर उसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो एक बार आपकी फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि एक बार आपकी जाइगोट बन गया तो फिर आपकी प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर प्रेगनेंसी के बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्या होगी, ये होगी आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअल में पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस कहाँ से होगा, आपके जाइगोट के बनने से, जाइगोट के बनने से लेकर कहाँ तक, डिलीवरी तक, डिलीवरी बोल सकते हैं आप या पार्चुरेशन तक बोल सकते हैं, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी या पार्चुरेशन तक जो आपकी पीरियड होगा वो क्या होगा, आपके पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो जाइगोट के बनने से डिलीवरी तक ये क्या होगा, आपके पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके 38 वीक्स, ठीक है, 38 वीक्स, या आप इसको बोल सकते हैं कितना, 266 डेज। लेकिन आप देखिए जेस्टेशन को कहाँ से कंसीडर करते हैं, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का डे पता करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए डॉक्टर्स करते क्या हैं, डॉक्टर्स फीमेल से पूछते हैं कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था, ओके, तो ये होगा आपके लास्ट मेंस्ट्रुएशन, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन का जो पहला दिन है, पहला दिन यहाँ से, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है, तो आप कहेंगे कौन सा, ये फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है वहाँ से लेकर के आपकी डिलीवरी तक ये आपके जेस्टेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है आपके 40 वीक्स, 40 वीक्स, या आप कह सकते हैं 280 डेज, 280 डेज, या कह सकते हैं 9 मंथ। तो जो 9 मंथ आप पढ़ते हैं, जो आप 9 मंथ पढ़ते हैं वो ये पीरियड है, ठीक है, वो ये है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो जो हम पढ़ते हैं 9 मंथ वो आपकी जेस्टेशनल एज है, और ये जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस है ये आपके फर्टिलाइजेशन एज है, फर्टिलाइजेशन एज है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके फर्स्ट डे से कंसीडर किया जाता है आपके जेस्टेशन पीरियड, ओके। अब आपकी किताब में कुछ पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आप बताइए आप हमें बताइए कैट का, डॉग का, एलिफेंट का जेस्टेशनल पीरियड। तो देखिए आप सिंपली लिख सकते हैं, कैट का भी आपके अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज होता है, डॉग का भी अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज ही होता है, ओके। और एलिफेंट में आप देखेंगे कि एशियन एलिफेंट का और अफ्रीकन एलिफेंट का, ठीक है, तो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में आप देखेंगे एशियन का होता है 645 डेज और इसका होता है आपके 640 डेज, ठीक है। तो एशियन का जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है, 645 डेज, ओके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहीं पर हम चैप्टर फिनिश करेंगे। चलिए ये आप लिख लीजिए।